पंचायत चुनाव को लेकर चढ़ा सियासी पारा। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, पंचायत चुनाव नहीं होने से प्रभावित हो रहा गांव का विकास। सोलर पंपिंग लिफ्टिंग पेयजल योजना। नैनीताल में सोलर पंपिंग योजना से लोगों को मिल रहा लाभ। लोगों ने सरकार का जताया आभार। बोर्ड के मेधावी छात्रों को मिली अपार खुशी। ऋषिकेश में टॉप 10 छात्रों को मिले धनराशि के चेक। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कार्यक्रम। कोटद्वार में आर्मी अफसर बताने वाले 2 ठग गिरफ्तार। सेना के लिए बस बुकिंग के नाम पर की ठगी। एसएसपी ने कहा, ठगी से बचने के लिए जागरूक हो लो। देहरादून के चंद्रबनी चौक के पास आज आपस में 4 वाहनों की हुई टक्कर। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पर हमला बोला है। जी हां, उत्तराखंड के जिला पंचायत और जनपद पंचायत के चुनाव नहीं होने से ग्रामीण विकास को हो रहा प्रभावित। तो वहीं बीजेपी सरकार संविधान का कर रही उल्लंघन। चुनाव न होने से गांव का विकास ठप। आम लोगों को अपने छोटे छोटे काम कराने के लिए विभागों के काटने पड़ रहे हैं चक्कर। और ऐसे में प्रदेश में गांव की सूद लेने वाला कोई नहीं। प्रचार जीवी सरकार केवल कागजों तक ही सीमित है। पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाने का कोई प्रावधान एक्ट में नहीं है। पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को किया जा रहा कमजोर। सरकार इन संस्थाओं के अधिकारों को कर रही है अर्थहीन। ऐसे में सरकार पंचायती राज व्यवस्था की शक्तियों को छीनने का काम कर रही है। बीजेपी के शासन पंचायती राज व्यवस्था में संविधान की अवहेलना और लोकतांत्रिक व्यवस्था का दमन किया। ग्राम सभाएं हमारी संस्कृति और समृद्धता की नींव है। सशक्तिकरण का काम पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से होता है आया। और ऐसे में सरकार पंचायती राज संस्थाओं को करना चाहती है कमजोर। और आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के मंत्री के विवादित बयान को लेकर जहां पूरे देश में आक्रोश है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर मुखर हो गई है और पूरे देश में इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पर्यटन नगरी मसूरी में महिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी नेताओं ने शहीद भगत सिंह चौक पर पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी जिंदाबाद के नारे लगाए गए और मध्य प्रदेश के मंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। महिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष जसप्रीत कौर ने कहा कि बीजेपी के मंत्री का विवादित बयान निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी ने जिस बहादुरी के साथ पाकिस्तानी सैनिकों पर कहर बरपाया है, वो देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन बीजेपी के मंत्री जहां एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, वहीं देश की बेटी के लिए ऐसा बयान देते हैं जिससे देश में आक्रोश व्याप्त है। हमारे लोगों के कपड़े उतरवाए और उनके साथ बदतमीजी करी। इसीलिए हमने सोफिया कुरैशी को वहां लड़ने के लिए भेजा ताकि उनकी बहन वहां पर जा सके। तो ये बहुत ही नीचता और गंदगी और ऐसे विवाद जो है इन्होंने बयान दिए हैं, बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि हमारे देश में हिंदुस्तान पाकिस्तान तो हो रहा है, परंतु ये भाजपा के मंत्री जो हैं इसी देश में अंदर ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान करा देंगे। ये हमारी फौज में ही लड़ाई करवा देंगे, आपसी द्वंद्व करा देंगे हिंदू मुस्लिम करके। क्योंकि इनको शर्म आनी चाहिए। एक कर्नल जो हमारी सोफिया जी कर्नल हैं और उनके खिलाफ ऐसे बोल रहे हैं। इसके साथ एक और व्योमिका सिंह भी थी, आप उनके लिए भी बोल सकते हैं। और एसएसपी देवेंद्र पिंचा के सख्त निर्देशों पर व्यापक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं सल्ट प्रमोद पाठक के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र के झिमार, डोटियाल, मानिला में सत्यापन अभियान चलाया गया, जहां पर 20 किलो किराएदार और मजदूरों के सत्यापन किए गए। साथ ही बिना सत्यापन फंड फेरी मजदूरी करने वाले कुल 4 बाहरी लोगों पर पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। और वहीं बिना सत्यापन के किराएदार रखने पर एक मकान मालिक के खिलाफ सल्ट पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है। पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के क्षेत्र में जो है बिना सत्यापन के रह रहे बाहरी व्यक्ति किराएदारों, रेहड़ी फेरी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले और बाजारों में घूमने वाले संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें सत्यापन न कराने वाले व्यक्तियों का मौके पर सत्यापन किया गया। साथ ही बिना सत्यापन वाले व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत जुर्माना वसूल किया गया है। थाना सल्ट द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
जो भी होंगे और भी होंगे ना, तो बगल में काम कर रहे होंगे या रह रहे होंगे, तो उनका सत्यापन के लिए यहाँ आएंगे, उनको बता देना, ठीक है। सार्वजनिक है कि कागज लाने हैं, वो यहाँ आ जाएंगे। विवासित व्यक्ति बिना सत्यापन के आपके किराए के घरों में रहता हुआ या आपकी दुकानों में काम करता हुआ पाया जाता है तो मकान मालिक के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्र ओखलकांटा ब्लॉक में सौर ऊर्जा आधारित सोलर पंपिंग लिफ्टिंग पेयजल योजना से किसानों को काफी सहायता प्राप्त हो रही है और वहीं किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने उत्तराखंड सरकार का आभार व्यक्त किया है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड सरकार ने किसानों और ग्रामीणों के लिए पेयजल समस्या को दूर करते हुए जनपद नैनीताल के ओखलकांडा ब्लॉक के ग्राम लूगड़ में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की है। इस योजना से गांव के 3000 लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होने के साथ काश्तकारों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी उपलब्ध हो रहा है। इससे पहले इस क्षेत्र में पानी की किल्लत होती थी, लेकिन अब राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू होने से क्षेत्र में पानी की समस्या का जड़ से समाधान हो गया है। इसी के साथ उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल संकट को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस अत्याधुनिक योजना के तहत गांव में से 500 मीटर की दूरी तक नीचे नदी के किनारे सौर ऊर्जा के संचालित पंपिंग सिस्टम लगाए गए हैं, जिसके द्वारा पाइपलाइन की मदद से वहां से पानी गांव तक पहुंचता है। और ये योजना न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि इस योजना से दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों और किसानों की बिजली पर निर्भरता का भी समाप्त किया गया है। इससे गांव के लगभग 3000 की आबादी को शुद्ध, स्वच्छ और नियमित पेयजल आपूर्ति मिल रही है। और इससे हमारे यहाँ पर 10 लोगों को, 10 काश्तकारों को इससे लाभ मिलता है, जिससे हम पेयजल के रूप में भी इसे इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद इसको हम सिंचाई के रूप में भी, जो हमारी छोटी मोटी खेती साग सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे यहाँ पर के जो काश्तकारों का है उनका हौसला काफी अफजाई है और उनको खुशी है। जब से ये करीब 3 साल पहले यहाँ पर ये पंप बना हुआ है और ये हमारी भारत बीजेपी सरकार द्वारा यहाँ पर बनाया गया हुआ है, जिसमें इसमें लघु सिंचाई द्वारा 5 लाख की योजना और उसके बाद हमारे मनरेगा से 4,42,000 द्वारा बनाया 4,42,000 अपनी रोजी रोटी या अपनी यूज के लिए यहाँ पर मिर्च, बैगन, टमाटर और कर लेते हैं, जैसे अपनी जीवन यापिका कर पाते हैं। इसके लिए हम सरकार को, यानी कि अपनी सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को जो है, हम इसके बारे में उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, अब आध्यात्मिकता और आर्थिक विकास का केंद्र बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए उत्तराखंड सरकार ने पिछले 3 वर्षों में राज्य को एक स्पिरिचुअल हब बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में नई पहचान मिली है। दुनिया भर से साधक यहां योग और ध्यान सीखने आ रहे हैं। यहाँ के आश्रम और संस्थान इसे वैश्विक योग केंद्र बना रहे हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्निर्माण से न सिर्फ श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। पर्यटन में भारी वृद्धि देखी गई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नया बल मिला है। अब सरकार हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर विकसित कर रही है, जो भारत और दुनिया के आध्यात्मिक यात्रियों के लिए एक अद्वितीय अनुभव लेकर आएगा। ये प्रोजेक्ट गंगा के किनारों पर एक नया धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र विकसित करेगा। 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण, हेली सेवाओं का विस्तार और डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे लाखों श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के यात्रा कर पा रहे हैं। उत्तराखंड अब आध्यात्मिकता और विकास का संगम बन रहा है। हम देवभूमि को विश्व भर में एक नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उत्तराखंड अब सिर्फ देवभूमि ही नहीं, बल्कि विश्व आध्यात्मिक केंद्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर है।
योग, ध्यान, पर्यटन और विकास के इस नए युग में देवभूमि नए आयाम छू रही है। देवभूमि आध्यात्म और आर्थिक प्रगति की नई राह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। वीसी बंशीधर तिवारी और सचिव मोहन सिंह बर्निया के निर्देश पर संयुक्त सचिव के आदेशों पर प्राधिकरण की टीम ने देहरादून में हो रही अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण और 2 जगह हो रही अवैध निर्माण में सीलिंग की कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि एई अभिषेक भारद्वाज, जेई नैन्सी शर्मा और सुपरवाइजर सुरेश ने पुलिस बल की उपस्थिति में अर्जुन सिंह, मेहरूगांव, धूलकोट, निकटतुला कॉलेज, देहरादून की 25 बीघा अनाधिकृत प्लॉटिंग की ध्वस्त किया है। वहीं शालिक राम की लगभग 35x40 फीट के क्षेत्रफल में भूतल पर दुकान और तोताराम के 12x25 वर्ग फुट के भूतल पर पूर्व निर्मित दुकान के ऊपर एक दुकान निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। एमडीडीए के नियमानुसार ही करे प्लॉटिंग। ऋषिकेश में आवास विकास और स्थित विद्या मंदिर राय इंटर कॉलेज में बोर्ड के मेधावी छात्रों को खुशी का ठिकाना उनका नहीं रहा। दरअसल कॉलेज में टॉप 10 मेधावी छात्रों की हौसला अफजाई के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें छात्रों को बोर्ड परीक्षा में मिले अंक प्रतिशत के अनुसार अलग अलग धनराशि के चेक वितरित किए गए। अपने होनहार बच्चों की काबिलियत पर परिजन भी कार्यक्रम में काफी खुश नजर आए और परिजनों ने कॉलेज में शिक्षकों की तरफ से दी जा रही शिक्षा और व्यवहार की जमकर प्रशंसा की। मौके पर मेधावी छात्रों ने भविष्य में और ज्यादा मेहनत कर अपने स्कूल का नाम रोशन करने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि बोर्ड के मेधावी छात्रों की हौसला अफजाई के लिए आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एम्स के निदेशक प्रोफेसर मीरू सिंह पहुंची। उन्होंने विशिष्ट अतिथि नथीलाल बंगवाल, प्रोफेसर गौरव वार्ष्णेय, अनिल कुमार रमित्तल और कॉलेज के प्रधानाचार्य उमाकांत पंत के साथ मिलकर दीप प्रोजेक्ट करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मीडिया प्रभारी नरेंद्र खुराना ने बताया कि 93,000 की धनराशि के चेक मेधावी छात्रों को वितरित किए गए हैं। सभी अतिथियों ने अपने अनुभव से कई प्रकार के टिप्स देकर छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। कार्यक्रम में सभी अतिथियों को कॉलेज की तरफ से स्वागत के साथ सम्मानित किया गया। बठिंडा सैन्य छावनी की जासूसी कर सैन्य सूचनाएं पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव नंबरों पर भेजने के आरोप में हरिद्वार पुलिस ने डोसनी गांव निवासी रकीब को गिरफ्तार किया है। रकीब के गिरफ्तार होने के बाद से पुलिस और खुफिया विभाग हरकत में आ गया है। वहीं विभाग अधिकारियों ने रकीब के परिवार के संबंध में जानकारी जुटाने के साथ ही उसके सगे और चचेरे भाई सहित परिवार के 3 सदस्यों से पूछताछ की है। मामले की जानकारी देते हुए हरिद्वार एसएसपी प्रवीन्द्र डोभाल ने बताया है कि बठिंडा सैन्य छावनी में राकीब नामक एक व्यक्ति को सैन्य जासूसी के मामले में पकड़ा गया है। वो हरिद्वार जनपद का रहने वाला है। रकीब पिछले 3 सालों से बठिंडा में रह रहा था और इसके 5 भाई हैं। सभी अलग अलग जगह से सैन्य छावनियों में टेलरिंग का काम करते हैं और उनकी भी जांच की जा रही है। वहीं इंटेलिजेंस टीम रकीब के रिश्तेदारों के बारे में भी पता लगा रही है। उन्होंने बताया कि सैन्य सूचनाओं से संबंधित होने के कारण मामला संवेदनशील है। पुलिस और खुफिया विभाग मामले की जांच कर रही है। सैन्य छावनी में एक व्यक्ति राकीब पुत्र इकबाल जो सैन्य जासूसी के मामले में पकड़ा गया है, वो उसके बारे में हम लोगों के द्वारा भी उसके वेयरअबाउट्स को खंगाला गया। ये व्यक्ति हमारे यहाँ हरिद्वार जनपद में लक्सर क्षेत्र के डोसनी जो इलाका है वहाँ का रहने वाला है और पिछले 3 वर्ष से बठिंडा में रह रहा था। इसके जो अन्य भाई हैं, ये करीब 5 भाई हैं। 5 ही भाई अलग अलग जगह पर टेलरिंग का काम करते हैं और सैन्य छावनियों में ही टेलरिंग का काम कर रहे हैं। इनके भी वेयरअबाउट्स चेक किए जा रहे हैं। साथ में जो अन्य परिजन हैं या उनके जो अन्य रिश्तेदार हैं, उनके बारे में भी पुलिस को के द्वारा, हमारी जो इंटेलिजेंस विंग के द्वारा पता लगाया जा रहा है।
इसमें ये वाकई में एक गंभीर मामला है और इसमें अगर हरिद्वार में डोसनी क्षेत्र से ये व्यक्ति वहां जाके इस तरीके की कार्रवाई में लिप्त है तो इसमें अन्य कोई व्यक्ति इसमें स्लीपर सेल के रूप में तो कोई काम नहीं कर रहा है। ये एक वाकई में हम लोगों के लिए एक गंभीर चुनौती है। मुझे उम्मीद है कि हमारा इंटेलिजेंस विंग और हमारा जो LIU है इस पर काम कर रहा है और इस पर जो भी आगे रिजल्ट्स आएंगे उसमें हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं, उस पर जो भी आगे की कार्रवाई होगी इसी के अनुरूप होगी। बिल्कुल ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और एक गंभीर मामला है जिसमें हरिद्वार क्षेत्र के डोसनी के इलाके से एक लड़का जाके वहां इस तरीके के अगर ये कर रहा है तो इसमें जो भी वेयरअबाउट्स और हमें प्राप्त होते हैं, जो पता लगता है उसके अनुरूप हम कार्रवाई करेंगे। अगर इसमें अन्य लोग कोई भी संदिग्ध पाया जाता है इस पर हम लोगों के द्वारा करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड सरकार ने बीते 3 वर्षों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। इन योजनाओं के माध्यम से शहरी गरीबों को रोजगार, वित्तीय सहायता और आवासीय सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिससे उनकी आजीविका बेहतर हुई है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वरोजगार, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। सैकड़ों युवाओं को विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षित कर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत छोटे व्यापारियों को 10,000 से 50,000 तक के बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। इससे उत्तराखंड में हजारों स्ट्रीट वेंडरों को डिजिटल लेन देन और व्यापार विस्तार में मदद मिली है। मुझे 10,000 का लोन मिला था, फिर 20,000 का मिला है, अब 50,000 का मिला है। इससे मेरी आजीविका बहुत अच्छी चल रही है। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। हम लोगों को रेडी पट्टी वाले को लोन प्राप्त हुआ, जिससे बहुत सुविधा मिला। पहले तो 10,000 का लोन मिला था, उसके बाद 50,000 का लोन मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 से अधिक घरों का निर्माण हुआ, जिसमें निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को किफायती आवास मिले हैं। स्मार्ट सिटी योजनाओं के तहत शहरी बुनियादी ढांचे को भी सुदृढ़ किया गया है। उत्तराखंड सरकार शहरी विकास को सिर्फ बिल्डिंग और सड़क निर्माण तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि आम नागरिकों की आजीविका को भी मजबूत बना रही है। आने वाले वर्षों में ये योजनाएं आर्थिक समृद्धि, आत्मनिर्भरता और स्वच्छ हरित शहरी जीवन की नई मिसाल पेश करेंगी। आत्मनिर्भर शहर, सशक्त उत्तराखंड, विकास की नई उड़ान। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के सख्त निर्देशानुसार अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। सेकरा में कोतवाली रुद्रपुर क्षेत्र में हुए डबल मर्डर के वांछित आरोपी सन्नी मांगट को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी सन्नी मांगट घटना के दिन से ही फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस टीम ने अपनी कड़ी मशक्कत जारी करते हुए आरोपी सन्नी को बिलासपुर गुरुद्वारे के पास ही गिरफ्तार किया है। वांछित अभियुक्त पूर्व में भी हत्या के प्रयास के मामले में उत्तर प्रदेश में जेल की हवा खा चुका है। वहीं पुलिस टीम के द्वारा डबल मर्डर मामले से संबंधित 7 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त सन्नी मांगट की निशानदेही पर एक अवैध तमंचा और 315 बोर बरामद किए गए हैं। पुलिस टीम द्वारा सन्नी मांगट को न्यायालय में पेश कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। आर्मी अफसर बताकर व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से 1,94,000 की ठगी करने वाले 2 साइबर ठगों को पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। जी हां, आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि उन्होंने सेना के जवानों के आवागमन के लिए बस बुक करने के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी की है। मामले का खुलासा एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने किया और वहीं उन्होंने बताया कि मामला जनपद पौड़ी के कोटद्वार से जुड़ा हुआ है। आरोपियों की पहचान अंकित और संदीप
निवासी देवास मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी पुलिस जुटा रही है। एसएसपी ने लोगों की शातिर ठगों से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने बताया है कि शातिर ठग लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए अलग अलग तरीके से ठगी करने में लगे हैं। केवल सावधानी और जागरूकता ही लोगों को ठगी का शिकार होने से बचा सकती है। साइबर धोखाधड़ी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए हमारी टीम्स के द्वारा 2 अभियुक्तों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। एक शिकायतकर्ता के द्वारा ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि कुछ लोगों के द्वारा इनके साथ साइबर धोखाधड़ी की गई है। कर्ता की शिकायत के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए जांच में ये पाया कि कुछ लोग हैं जो कि अपने आप को व्हाट्सएप पर आर्मी का ऑफिसर बताते हैं और लोगों से ये भिन्न भिन्न प्रकार से धोखाधड़ी करते हैं। शिकायतकर्ता के साथ इन्होंने कुछ बसेस की बुकिंग के नाम पर और अपने आप को आर्मी के ऑफिसर्स बताते हुए इनके साथ कुल 1,95,000 की धोखाधड़ी की गई थी। इन 2 अभियुक्तों को हमारी टीम के द्वारा मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है और ट्रांजिट रिमांड लेते हुए इनको आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। मेरा समझ जनता से भी ये अनुरोध है कि यदि आपके साथ कोई व्हाट्सएप पर कॉल करता है या फिर कोई मैसेज भेजता है और अपने आप को आर्मी या फिर किसी फोर्सेस का अधिकारी कर्मचारी बताता है तो कृपया इस प्रकार की धोखाधड़ी में ना आए। ये साइबर ठग हैं जो कि इस प्रकार की धोखाधड़ी आम जनता से करते हैं। और वहीं देहरादून के मोहब्बेवाला में चंद्रबनी चौक के पास एक 4 वाहन आपस में टकरा गए। जी हां, टक्कर इतनी भयानक हुई थी कि प्रत्यक्षदर्शी भी सन्न रह गए। गनीमत रहा कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस सहारनपुर की तरफ से आ रही थी और ढाल पर तेज गति के कारण बस चालक ने कार को बचाने का प्रयास किया तो उसने आगे चल रही उत्तराखंड रोडवेज की बस को टक्कर मार दी और इसी बीच एक कार और एक स्कूल बस में टक्कर हो गई। इस दौरान वाहनों को भी क्षति पहुंची। हादसे की सूचना पुलिस टीम को मिली। पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर हादसे का संज्ञान लिया। एसएचओ पटेल नगर हरिओम राज चौहान ने बताया कि घटना में कार सवार को हल्की चोट आई है। सभी वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात सामान्य कराया गया है। और सख्ती के बाद भी लगातार अवैध निर्माण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, आपको बताते चले ऋषिकेश का हृदय मां गंगा के तट आस्था पर धड़ल्ले से चल रहा है अवैध निर्माण। एमडीडी के अधिकारी या फिर किसकी शह पर चल रहा है अवैध निर्माण, बड़ा सवाल। आस्था पथ गली नंबर 3 पर हो रहे अवैध निर्माण पर एमडीडी के मुखदर्शक बना हुआ है। किस रसूख वाले का चल रहा है अवैध निर्माण? अवैध निर्माण से एमडीडी के नियमों की उड़ रही है धज्जियां। अवैध निर्माण वाले मां गंगा की आस्था को भी नहीं बख्श रहे हैं। ऋषिकेश एमडीडी कार्यालय या फिर एमडीडी के वीसी द्वारा बनाए गए 5 टीमों की नजरें इस अवैध निर्माण में पड़ेगी क्या और ऐसे में एमडीडी की टीम क्या इस अवैध निर्माण पर करेगी कोई बड़ी कार्रवाई? अवैध निर्माण कर्ता ने गलियों के ऊपर भी बना डाले हैं पुल। क्या पुल बनाने के लिए किसी विभाग से अनुमति ली गई है या फिर अवैध निर्माण और गलियों के ऊपर पुल बनाने पर एमडीडी और अन्य विभाग कटघरे में हैं और ऐसे में क्या एक रसूखदार पर होगी बड़ी कार्रवाई? और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए लगातार अवैध निर्माण रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो क्या वहां के स्थानीय जो नागरिक है या फिर वहां संत समाज है, क्या किसी की तरफ से कोई ज्ञापन दिया गया हो? हाँ, लगातार कहें तो आस्था को लेकर, गंगा गंगे की आस्था को लेकर लगातार यहाँ पर जो सामाजिक संगठन है लगातार मुखर होते रहते हैं। वही हम देखते रहते हैं। अभी पीछे यहाँ पर कुछ शराब की दुकानें खुल गई थी, इसको लेकर भी यहाँ पर मुखर हुए थे और वो शराब की दुकानें बंद हो गई। लेकिन अब फिर वही हम देख रहे हैं, बिल्कुल आस्था पर देख रहे हैं गंगा तट पर आप बिल्कुल देख रहे हैं कैसे यहाँ पर आस्था पथ जो एक हृदय माना जाता है। लोग यहाँ पर सुबह शाम आके यहाँ पर जहाँ बिल्कुल भी वातावरण सही रहता है या लोग वॉकिंग करते हैं और उसके बाद देख रहे कैसे बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर बना दी गई हैं। कोई नक्शा नहीं, कोई मानचित्र नहीं, कोई लेना देना नहीं है।
और अवैध निर्माण को रोकने के लिए डीसी ने 5 टीमों का गठन भी किया था। क्या उनको ये चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं? एमडीडीए कार्यालय वो नहीं यहाँ पर दिख रहा है कि कैसे यहाँ पर निर्माण हो रहा है, किसकी सांठगांठ से हो रहा है, और साथ ही यहाँ जो छोटे गलियां हैं उसके ऊपर पुल भी बना दिया है एकदम जाने के लिए, जो बिना किसी की अनुमति बन ही नहीं जाता। इस चीज को लेकर बहुत बड़ा सवाल है कमल की आखिरकार एमडीडीए क्यों मूक दर्शक बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। उत्तराखंड की घाटियां, पहाड़ और